नमस्ते मित्रों। इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के सिलसिले में अब तक हम एक बार मिल चुके हैं और आज दूसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक का स्वभाव कैसा था। किसी सुल्तान के स्वभाव का अध्ययन करने के लिए मैंने एक एपिसोड दिया है। इसकी जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत थी मोहम्मद बिन तुगलक को लंबे समय तक इतिहास की पुस्तकों में एक पागल सुल्तान के रूप में उल्लेखित किया गया है। भले ही यह शुरुआत एल्फिंस्टन ने की हो, लेकिन अनेक भारतीय इतिहासकारों ने उसे पागल माना है। बाद में कुछ इतिहासकार मित्र सामने आए। उन्होंने कहा, साहब वह पागल नहीं था। तो क्या था? बोले उसके व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का मिश्रण था और वह कुछ ज्यादा ही था। अच्छा, तो साहब ठीक है। लोग कहने लगे कि उसके व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का मिश्रण था। विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण था, इसलिए उसे पागल नहीं कहा जा सकता। कोई बात नहीं। फिर इतिहासकारों का एक वर्ग खड़ा हुआ। उसने कहा, साहब न तो वह पागल था, न ही उसके व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण था। तो फिर क्या था? बोले उसके स्वभाव में संतुलन नहीं था, असंतुलन था और वह कुछ ज्यादा ही था। एक बात मेरे समझ में नहीं आई। किसी व्यक्ति में विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण होना और वह कुछ ज्यादा ही होना, किसी व्यक्ति के स्वभाव में असंतुलन होना और वह कुछ ज्यादा ही होना, क्या किसी पागलपन से कम होता है? और वह भी एक सुल्तान के लिए जो 25 साल तक गद्दे पर बैठा है, जिसके कारनामों को इस देश की जनता ने 25 साल तक भुगता। इसीलिए हमने उसके स्वभाव का अध्ययन पहले किया। वैसे मैं एक राय आप लोगों को देना चाहता हूं। आप चाहे किसी सुल्तान को पढ़ें, आप चाहे किसी राजा को पढ़ें, महाराजा को पढ़ें, बादशाह को पढ़ें, आप किसी विद्वान को पढ़ें, आप किसी उद्योगपति को पढ़ें, आप किसी वैज्ञानिक को पढ़ें, किसी को भी आप पढ़ें, उसके कामों को पढ़ें, तो उसके पहले उसके स्वभाव के बारे में जरूर जानिए। इससे आपके अध्ययन में पूर्णता आएगी। आप उसके कामों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अब मोहम्मद तुगलक का स्वभाव हमने इसलिए पढ़ा कि हमें उसकी योजनाएं पढ़नी है। हमें उसकी योजनाओं के बारे में जानना है और यह ध्यान रखना है कि उसने उसने पागलपन किया या नहीं किया, यह देखने की बात है। अब एक व्यक्ति विद्वान हो सकता है, लेकिन विद्वान होने का यह मतलब नहीं कि वह हत्यारा नहीं हो सकता है, लेकिन वह ऊंचे दर्जे का तो विद्वान हो और क्रूर हत्यारा हो,
और हत्यारा भी ऐसा कि एक साथ सैकड़ों लोगों को मरवा दे, हजारों लोगों को मरवा दे, लोगों की खाल खींचवा ले, लोगों को अंधा करवा दे। इसलिए अंधा करवा दे कि उन्होंने लगान नहीं दिया। ये बातें सोचने की बातें हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का अध्ययन करने से पहले उसके स्वभाव को जानना हमारे लिए जरूरी था। एक व्यक्ति जब दान कर रहा है तो सोचता है कि मेरे पास जो है वो सब कुछ दे दूं, और जब वह एक न्यायाधिपति के रूप में आसन पर बैठा है तो वह किसी को बिना उसका अपराध देखे और सीधा मृत्युदंड दे रहा है। किसी ने चोरी कर ली, हो सकता है भूख मरते चोरी की हो, और आप ये कहते हो कि इसको जिंदा काट दिया जाए। ये ठीक नहीं है। तो ये जो उसके स्वभाव में चीजें थी, ये उसको पागल होना सिद्ध करती है। किसी ने 25 साल शासन कर लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि वह पागल नहीं हो सकता। देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों को गद्दियां मिलती हैं और उनके हाथों से छूटती हैं, जाती हैं उनके हाथ से गद्दियां। तो यह कोई आधार नहीं है कि उसने 25 वर्ष तक शासन किया। कहते हैं साहब बहुत महत्वाकांक्षी था। हम भी कहते हैं कि महत्वाकांक्षी था। क्रूर था, हम कहते हैं क्रूर था। सुल्तान क्रूर होते हैं, हमने देखा है। अब तक यही देखा है सल्तनत काल में। किसी सुल्तान को हमने दयालु देखा, उदार देखा? महत्वाकांक्षी तो अलाउद्दीन खिलजी भी था, क्रूर तो वह भी था। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षाओं के घोड़े आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप पागल हो, क्योंकि आपके निर्णय सही नहीं होंगे। तो मोहम्मद तुगलक की कुछ योजनाएं प्रसिद्ध हैं। कुछ इतिहासकार उसको इसलिए भी पागल नहीं बताते हैं कि साहब आप उसकी योजनाओं का अध्ययन कीजिए। अपने समय से आगे का सुल्तान था। आप समय से आगे के सुल्तान हो सकते हो, लेकिन यह नहीं हो सकता कि वर्तमान तो आपके हाथ से फिसल जाए और आप भविष्य के पीछे भागने की कोशिश करो, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो उसकी विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में मैं आपसे उसकी पहली योजना की चर्चा करता हूं, और वह योजना उसकी है, उसकी ग्रामीण योजना, उसकी ग्रामीण व्यवस्था। और ग्रामीण व्यवस्था को जानने के, वैसे तो जब मध्यकाल की ग्रामीण व्यवस्था हम जानना चाहें भारत की, तो इतिहासकार मोरलैंड ने इस पर अच्छा काम किया है। लेकिन यदि आप तुगलक के संदर्भ में जानना चाहें तो हमारे सामने बरनी का तारीख फिरोज शाही एक अच्छा ग्रंथ है। हैं उसमें अतिशयोक्तियां। हर लेखक है वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है। बरनी भी था। कौन लेखक है जो नहीं था या नहीं है? लेकिन एक इतिहास के विद्यार्थी का काम है, एक इतिहास के शोधार्थी का काम है, एक इतिहास के अध्येता का काम है कि वह विवरणों के भीतर से सत्य को बाहर निकाले। तो हम यह कोशिश करते हुए कि बरनी के विवरण से सत्य को बाहर निकालें, आगे बढ़ेंगे। तो ये दो हमारे पास प्रमुख साधन हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब क्या है कि उसने दोआब में कर बढ़ाया, भूमि कर। दोआब गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र,
दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दुनिया में चाहे वे कहीं की भी दो नदियां हों, उनके बीच के क्षेत्र को अपन दोआब कहते हैं। आब माने होता है पानी, जल, और दो का मतलब दो। जैसे पंजाब, तो 5 नदियों के बीच का प्रदेश पंजाब। एक तो यह है कि उसने यह दोआब में टैक्स बढ़ाने से पहले उसने एक काम किया था। उसने ये कोशिश की थी कि उसके जो विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों का लेखा जोखा उसकी राजधानी में आ जाए, ताकि अध्ययन करके और यह देखा जाए कि किस तरह से राजस्व बढ़ सकता है। तो उसने विभिन्न राज्यों से रिकॉर्ड्स मंगवाए, दक्षिण बंगाल, गुजरात और भी दूरस्थ प्रदेशों से, और दूरस्थ प्रदेशों से भी उसके पास लेखे जोखे आए, और उसने उनका अध्ययन करवाना शुरू किया कि भाई आप देखिए, अपने आदमियों से कहा कि ये जो लगान है वह कैसे बढ़ सकता है, ज्यादा कैसे आ सकता है। दूसरी बात यह थी कि वह व्यवस्था को केंद्रीकृत करना चाहता था, शासन को केंद्रीकृत करना चाहता था। कोई भी शासन एक सीमा से अधिक केंद्रीकृत नहीं हो सकता, यह उसको जानना चाहिए था। खैर, तो दोआब में क्या हुआ कि उसने किसानों पर कर अचानक बढ़ा दिया एक साथ। अब इसकी सही तिथि तो नहीं मिलती है, लेकिन हम पूर्वापर संबंधों के आधार पर, सीक्वेंस के आधार पर हम निकाल सकते हैं समय उसका। तो उसने ये जो दोआब है इसको चुना कि भाई यहां से अपन टैक्स ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और यह उसको श्रेय देते हैं कि साहब बहुत बड़ा काम कर लिया। ये पहली बार नहीं हुआ था, इसके पहले भी सुल्तान इस प्रदेश में टैक्स बढ़ाते रहे हैं, और उसके पहले प्राचीन भारत के इतिहास में भी आप यह पाएंगे कि इस क्षेत्र से अच्छी राजस्व वसूली होती थी, और यह तय है कि जो प्रदेश उपजाऊ होगा वहां से राजस्व ज्यादा ही मिलेगा, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। खैर, तो बर्नी लिखता है कि सुल्तान का पहला काम जिससे प्रजा का विनाश हुआ वह था उसका कृषि कर बढ़ाना प्रदेशों में। बर्नी लिखता है कि उसने खराज 10 से 20 गुना तक बढ़ा दिया। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि साहब ये 10 से 20 गुना नहीं था, बर्नी ज्यादा बता रहा है। मान ली बात कि बर्नी ज्यादा बता रहा है, लेकिन कितना ज्यादा बता रहा है? यदि आप 2 गुना भी कर देते हैं तो भी किसानों पर बहुत बड़ी मार होती है। और जब बर्नी यह बात लिखता है कि 10 से 20 गुना, अब बर्नी का ये जो आंकड़ा है 10 से 20 गुना वाला, ये इस तरह भी आ सकता है कि उसने कुछ नए अबवाब भी लगाए, कुछ नए कर लगाए, अतिरिक्त कर लगाए, ये समझ लीजिए आप, उसने लगाए। तो ये जो अतिरिक्त कर हैं इनको जोड़ के ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो भी है, हमें देखने की बात यह है, हमारे लिए देखने की बात यह है कि यह किसी भी दृष्टि से कम नहीं था। बस यह मानना पड़ेगा, जो बढ़ाया था वह कम नहीं बढ़ाया था, जितना वह बढ़ा सकता था उतना बढ़ाया था। और ये देखिए आप कि बढ़ा तो दिया,
बर्नी की बात को न भी माने कि साहब 10 से 20 गुना बढ़ाया, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि जो बढ़ाया वह किसानों के और जमींदारों के देने की सीमा में नहीं था। बर्नी लिखता है कि प्रजा का पूरी तरह से विनाश हो गया। जो लोग पैसे वाले थे वे विद्रोही बन गए और किसानों ने खेती करनी छोड़ दी। वे जंगलों में जाकर छिप गए। यह भी विद्रोह ही है। विद्रोह का मतलब हमेशा हाथ में कोई ऐसी चीजें होना नहीं है जिनसे दूसरे को मार दिया जाए। हथियार होने जरूरी नहीं है विद्रोह के लिए। खेती करना छोड़ के जंगलों में भाग जाना भी बगावत है। जिनसे बंदूकें और तलवारें नहीं उठती, उन्होंने हल उठाने छोड़ दिए। जंगलों में जाके छिप गए लोग। जब लोग जंगलों में जाके छिप जाएंगे और खेती करने वाले लोग जब जंगलों में जाके छिप जाएंगे तो क्या होगा? जो आपको मिल रहा था आप उससे भी गए, और यही हुआ। इसके साथ कि व्यापार बंद हो गया। किसान जो भी अनाज उत्पन्न करता था वह बाहर बेचता था मंडियों में, या वह दलालों को बेच देता था और वे मंडी में आकर बेचते थे। लेकिन किसान को मिल जाता था, उसके श्रम का मूल्य मिल जाता था, जितना भी मिलता था। अब जब बाजार ही नहीं रहेगा, जब खेती नहीं होगी तो बाजार नहीं बनेगा, मंडी नहीं बनेगी, और जब मंडी नहीं बनेगी तो दिल्ली के बाजार भी नहीं बनेंगे, दिल्ली के बाजार भी खराब हो जाएंगे। तो पूरी चेन टूट गई, पूरी श्रृंखला टूट गई। दिल्ली के बाजार हो गए सुने, न तो कोई वहां अनाज बेचने वाला और न ही कोई अनाज खरीदने वाला। अब आप कल्पना कर लीजिए कि उस देश का हाल क्या होगा जहां किसान खेती नहीं कर रहा है। उस भारतवर्ष का क्या बना होगा उस समय, उसके लोगों पर क्या बीती होगी जब उनको अनाज नहीं मिल रहा है खाने को। पैसे वालों की बात छोड़ दीजिए, पैसे वाले कभी भूखे नहीं रहते हैं, बात गरीब आदमी की हो रही है। तो यह कई वर्ष तक चला। हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए इसके कारण। मैं आपको बताऊं, लोगों के घर बार नष्ट हो गए। फरिश्ता लिखता है कि उसके सुल्तान ने 3 या 4 गुना कर बढ़ाया। तो हो सकता है कि उसने दूसरे कर नहीं जोड़े होंगे जो बर्नी बता रहा है। जो भी हो, मोरलैंड ये लिखता है कि बर्नी के विवरण की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। आपको यह तो मानना ही पड़ेगा कि जो भी कर लगा था वह बहुत ज्यादा था। इस बात को मान लीजिए आप। और दुर्योग देखिए कि उसी समय अकाल पड़ गया, और अकाल भी कोई 1 वर्ष का नहीं, 1 वर्ष से ज्यादा का अकाल पड़ा। तो दोआब के उपजाऊ प्रदेश में जहां हर साल 2-2, 3-3 फसलें हुआ करती थी, वहां एक भी फसल नहीं हो रही है। तो आप देखिए कि हाल क्या होगा। और इसी बीच 1329 ईस्वी में सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन की घोषणा कर दी कि देवगिरी चलो, दौलताबाद चलो, दिल्ली वाले दौलताबाद चलो, व्यापारी भी चलो। आप ये देखिए कि जो सुल्तान किसानों पर इतना भार डाल चुका है, उसको क्या ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए था कि किसान कर कहां से देगा? और फिर यह व्यवस्था कर दी कि यदि कोई किसान कर नहीं देता है तो उसको दंडित करो, उसको मारो, उसको अंधा कर दो, उसकी भूमि छीन लो। तो
यह उसको करना करना चाहिए था कि वह नजर रखता, और जब उसको लगता कि अब किसान चुकाने की स्थिति में नहीं है तो उसको फिर वह वापस ले लेना चाहिए था, जो उसने भार उन पर डाला था उसको हटा लेता। लेकिन वह तो राजधानी परिवर्तन के काम में लग गया, एक नया ही प्रयोग करने में लग गया, और उसमें भी उसको कोई सफलता नहीं मिली। जब लौट के आया तो देखा कि अनाजों के तो गोदाम जले पड़े हैं, जो पुराने हैं अब उनमें कुछ था ही नहीं। तो क्या क्या किया जाता उनका? पशु दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं, जमीनें सूनी पड़ी हैं, कुछ वहां उपजा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तब उसके बाद समझ में आई, उसने फिर पता किया तो बोले किसान तो जंगलों में है, नामात्र का अपना उगा लेते हैं और भाग जाते हैं, कुछ नहीं प्राप्त हो रहा। यानी जो उम्मीद की थी उसके सामने कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। तो फिर सुल्तान को यह अकल आई कि अब कुछ करना चाहिए। तो उसने फिर क्या है कि करने के लिए फिर दिमाग लगाया, क्या करना चाहिए। तो बोले जिन लोगों के पास गुंजाइश है उनसे जबरदस्ती वसूली की जानी चाहिए। अच्छा, अब ये तो कोर्ट में खाज हो गई कि जबरदस्ती वसूली। किसान तो जंगलों में वैसे निकल गया था, वह तो हाथ ही नहीं आ रहा है। लेकिन जो किसानों से वसूल करने वाले लोग थे और जो सीधे सुल्तान के संपर्क में थे, ऐसे लोगों को दबाया गया। वे भी कहां से देते? तो बर्नी लिखता है कि पहले के मुकाबले 1000वें भाग में भी खेती नहीं हो रही थी, ये समझ लीजिए आप। फिर सुल्तान ने कुछ कदम उठाए साहब वापस। उसने कहा कि अब तो पैदावार बढ़नी चाहिए। तो उसने कहा कि भाई अब किसानों को तकाबी दे दो, यानी एडवांस दो उनको, ताकि वे अपना काम फिर से शुरू करें। और फिर बरसात भी नहीं हुई उस वर्ष भी। जब वह आ गया उसने एडवांस में दिया तो बरसात नहीं हुई, तो वह एडवांस दिया हुआ भी बेकार गया, खा गया किसान। किसी का कोई बेटी का किसी को विवाह करना था तो उसका विवाह में लग गया, किसी को कोई मृत्यु भोज करना था उसने मृत्यु भोज कर दिया, तो बचा नहीं। सुल्तान अपनी फौज लेकर कन्नौज के पास जाकर रहा वहां कि मैं यहां रह जाता हूं और मैं सारी व्यवस्था को देखता हूं, लोगों को दोबारा खेती करने के लिए मैं प्रोत्साहित करता हूं। कितनी भी उसने कोशिश की हो, 3 वर्ष तक वह वहां रहा, लेकिन उसे उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। अब इसके बचाव में क्या कहेंगे कि सुल्तान ने यह कर वृद्धि की कि साहब दोआब बड़ा ही धनवान और उपजाऊ प्रदेश था। तो धनवान और उपजाऊ प्रदेश था तो वह प्रदेश आपको दूसरे प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा राजस्व दे रहा है ना? क्या किसानों से ज्यादा वसूली करके और आप दोआब के प्रदेश के लोगों को भी ऐसा बनाना चाहते हैं कि वे गरीब हो जाए? यह तो अच्छी बात थी ना, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। फिर कहा कि साहब अलाउद्दीन खिलजी ने भी बढ़ाया था, तो उसको तो किसानों ने दिया, बढ़ा हुआ भी दिया। इसकी वजह देखनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रण रखा, वह देखता रहा, और यदि अकाल पड़ जाता तो वह वापस भी ले लेता, लेकिन यह इसने नहीं किया। फिर ये कहते हैं कि साहब जो रेवेन्यू इसने वसूल किया था, यह चाहता था करना मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक के समय उतना ही है। तो ये तुलना हो नहीं सकती, परिस्थितियां बदल जाती है, देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय होते हैं। तो पहले वाले ने क्या किया और बाद वाले ने क्या किया, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपने क्या किया और किस परिस्थिति में किया, और यदि आपने कर भी लिया, गलती भी हो गई, तो उस गलती को ठीक करने में आपने इतनी देरी क्यों की? उस समय आप जागे जब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो ये ठीक नहीं है।
तीसरी बात यह है कि साहब सुल्तान को अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाना जरूरी था, तो वे क्या करता। तो आपको सैनिक शक्ति बढ़ानी है तो आप ऐसा काम तो करें जो जो सफल हो। अब यहां तो विफलता हो गई। आपको प्रबंध ऐसा करना चाहिए था, आपको व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए थी कि यदि ये ज्यादा होगा तो इसको कम किया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, कोई और रास्ते निकाले जाएंगे, किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप ज्यादा खेती करो। और फिर अकाल पड़ गया तो कहते हैं कि साहब जब अकाल पड़ गया तो वे क्या करें। अकाल कोई पहली बार तो पड़ा नहीं था, अकाल तो इस देश में पड़ते ही रहते हैं। और अकाल दुकाल यानी कि 1 साल का 2 साल का काल तो कई कई वर्षों के पड़ते हैं इस देश में। तो क्या आपको यह पता नहीं होना चाहिए कि अकाल पड़ सकता है। आप जब दक्षिण में राजधानी लेके जा रहे हो तो आपको ये खबर तो होनी चाहिए ना कि अकाल पड़ गया है, अब किसान कहां से देगा। आपको सोचना चाहिए था, आपने नहीं सोचा। फिर यह कि साहब जब स्थिति बिगड़ गई तो सुल्तान ने संभाला ही था ना स्थिति को। आप सांप के निकल जाने के बाद लाठी पीटते रहिए, उससे क्या होता है। तो कुल मिलाकर हम मोहम्मद बिन तुगलक को इस अपराध से मुक्त नहीं कर सकते कि उसने किसानों पर बहुत ज्यादा भार डाला। और भार डाला तो फिर आपको कर वसूली में कठोरता नहीं बरतनी चाहिए थी, उसमें क्रूरता नहीं होनी चाहिए थी। और फिर यह कहा गया कि साहब दोआब में तो कुछ विद्रोही प्रवृत्ति के लोग रहते थे, तो उन्होंने फिर फायदा उठाया इस चीज का। अरे तो भाई विद्रोही प्रवृत्ति के लोग कहां नहीं रहते, ये तो पता होना चाहिए ना। आप एक नई योजना दे देंगे इसका मतलब यह तो नहीं है कि विद्रोही प्रवृत्ति के लोग खत्म हो जाएंगे। आपको आशंकित होना चाहिए था ना कि ये लोग व्यवधान डाल सकते हैं मेरी योजना के लागू करने में, आपको ध्यान होना चाहिए था। और मैंने पहले भी कहा ना कि जो खूत मुकद्दम ये जो बीच के लोग होते थे, इन्होंने ऐसा योग शुरू कर दिया, बोले इतना इतना बढ़ा दिया, हम तो खाते पीते थे, बीच में बेईमानी करते थे, हमारी बेईमानी बंद हो गई, तो उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। और हम फिर क्यों खाली हाथ दौड़ धूप करें, क्यों भागे। और इसके अलावा ये है कि फिर जो 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 हिस्से थे जहां राजपूत शासन करते थे, जिनका नियंत्रण था जनता पर, व्यवस्था पर, उन लोगों ने बगावत की। तो भाई जब अव्यवस्था होगी तो बगावत होगी, लोग मुंह निकालेंगे, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। तो ये कुछ बिंदु थे जिनको लेकर सुल्तान को बचाने की कोशिश होती है। लेकिन मेरी इसमें स्पष्ट मान्यता है कि एक सुल्तान को दूरदर्शी होना चाहिए था। दूरदर्शी ये था भी, इसको समझ में आता था कि ऐसा किया जा सकता है। बाद में उसने प्रयोग किया है ना, कृषि संबंधी उसका एक प्रयोग मशहूर है। लेकिन आपकी दूरदर्शिता वहां बेकार हो जाती है जहां आपको एक अच्छी चीज तो दिख जाती है दूर की, लेकिन खराब चीज नहीं दिखती। तो ये मोहम्मद तुगलक के दुआब में कर बढ़ाने से संबंधित बिंदु था, उससे संबंधित अपनी बातचीत थी। फिर उसने कौन कौन से कृषि सुधार किए, इसको अपन अगले अंक में लेंगे। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।